स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है और रोज 11 बजे सुबह हम इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं कि आज जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, आज जो खबरें आप देख रहे हैं, ये आगे तक सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 17 जून को एमओयू साइन हुआ था, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ही ये टिके और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। देखिए, यही इलाका अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा केंद्र भी बन चुकी है। एक तरफ ईरान के मिसाइलें हमले में भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आई, जो भारत के लिए भी अब चिंताजनक स्थिति जो है उत्पन्न कर रही है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई का दावा किया। दरअसल देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के हालिया मिसाइल हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई, जबकि 6 भारतीयों समेत 8 लोग घायल हुए हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे उसके 2 तेल टैंकरों मोम्बासा और अल बहिया को निशाना बनाया गया। दावा यह किया गया कि ईरान की ओर से दोनों टैंकरों पर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके बाद से जहाज में आग लग गई, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इस हमले के बाद से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार करीब 5 घंटे तक चले इस अभियान में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें बुशहर, चाबहार, जास, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं। अमेरिका का साफ कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। वहीं अमेरिका ने पहले ही पश्चिम एशिया में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है, जिससे संकेत साफ मिलता है कि वो किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका तैयार है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा भी सामने आया। जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान की हॉर्मुज से जुड़ी सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। अब देखिए, ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि हालिया हमलों के बाद ईरान की स्थिति स्टोन एज जैसी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती बनने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव और बड़ा रूप लेगा और इस संघर्ष का असर भारत समेत दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर कैसे पड़ेगा? इधर ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो और अब सऊदी अरब पर भी हमले शुरू हो गए हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हॉर्मुज पे नाकेबंदी। अब देखिए, जब भी कोई देश अपने जहाज को चुपके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास वाले रास्ते यानी कि ओमान के तरफ से निकालने की कोशिश करता है, आईआरजीसी उस पर हमला करता है। अमेरिका को लगता है कि शायद ये करना उसके लिए सही होगा, लेकिन ईरान बार बार ये बात प्रूव करता है कि अमेरिका जो भी सोचता है, जो भी चाहता है, हम उससे आगे हैं। क्योंकि जब जब अमेरिका ने कोशिश की है, तब तब जो है ईरान ने हमला किया है, आईआरजीसी ने हमला किया है और इसके बाद से स्थिति ऐसी हो गई है कि ओमान की तरफ से कोई भी जहाज अब नहीं निकल सकता। अब पूरा माजरा क्या है, कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि सीजफायर कंप्लीटली खत्म है, एमओयू जो साइन हुआ था वो हम रद्द करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। रिटायर्ड जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद सिंह तेजावत सर, विदेश मामलों के जानकार और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ आज अनुज माथुर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले माथुर सर, आप ही से शुरुआत होगी। हमले एक बार फिर से भीषण शुरू हो गए हैं। अमेरिका हमले का दावा करता है, इधर ईरान भी कह रहा है कि सैन्य ठिकानों को हमने तबाह किया है। अब कई देश उसमें शामिल है जिसको ईरान ने निशाना बनाया और सबके अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए, यानी कि ये भीषण युद्ध जो है अब हम कह सकते हैं कि शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता, शांति की जो बातचीत थी, एमओयू था, सब रद्द कर दिया है, यानी कि मामला और गंभीर हो गया है और विध्वंस अभी बाकी है। जय हिंद सुचित्रा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। विध्वंस, ये बात कुछ दिन से मैं लगातार कहता चला आ रहा हूं कि ये जब से ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, तब से ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। दिनों में, हफ्तों में, महीनों में कितनी इसकी उम्र रहेगी, ये बात सोचने की थी। उसकी वजह मैं बताता हूं कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो कोर इश्यूज थे, उन पर क्लैरिटी नहीं थी। कोर इश्यूज हैं ईरान का हॉर्मुज पर कंट्रोल, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान के प्रॉक्सीज, ईरान का मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम, ये तमाम कोर इश्यूज हैं। इनको हाशिए पर रख करके आप किसी भी उस पे, तो चूंकि इसको क्लैरिफिकेशन नहीं था, इस वजह से
हॉर्मुज में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं सुचित्रा, कि अमेरिका जो 15-12 हजार किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पर किसी भी प्रकार से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब वो जो बता रहे हैं कि हम क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ से जाने देने की सुविधा देंगे, क्योंकि ईरान ने यहाँ पर दबाव बना करके और इस पर नियंत्रण करके रखा हुआ है, उससे हम आपको बचाते हुए यहाँ से आपकी शिपिंग को निकलने देंगे, इस वजह से आप हमें टोल दे दो। ये बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल गलत है। और वो यूं कहते हैं कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करेंगे तो उसके नियंत्रण से। लेकिन माथुर सर, अगर किसी बात पर सहमति बनी ही नहीं थी, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ईरान अपना कंट्रोल चाहता है, अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है और कहता है खोल दो, अगर किसी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बनी जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर साइन कैसे हो गया? हस्ताक्षर के लिए दोनों इतने परेशान क्यों थे? ईरान को हमने देखा बयानबाजियां तेज थी, लेकिन अमेरिका आगे से बढ़कर साइन करता है और खुद ही रद्द भी करता है। तो मैं उसको वजह बताता हूं कि आपने जिस देश को मध्यस्थ बनाया उसने दोनों को सब्ज बाग दिखाए, दोनों को, और वो आनंद फानन में इसको करने, क्योंकि अमेरिका के लिए क्या जल्दी थी कि G7 की मीटिंग होने वाली थी, और G7 की मीटिंग में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप कोई एक चीज अपने पास ऐसी हाथ में रखना चाहते थे जो कि वहां जाकर के वो उसको बता सके। उसी प्रकार से ईरान की आर्थिक व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब थी कि वो भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि कोई हमारे को मौका मिले। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जब आपने पाकिस्तान जैसे देश को मध्यस्थ बनाया जो खुद 4-5 फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहा है, वो क्या शांति करवाएगा? तो उन्होंने जिस प्रकार से एक डुबियस रोल प्ले किया, आज ये पूरा अमेरिका कह रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा जो हाथ है वो पाकिस्तान का रहा है। आप इस बात को अभी फिलहाल हम छोड़ते हैं। अब जो सिचुएशन है, देखिए, जब ये मेमोरेंडम कैसे भी साइन हुआ हो, जब एक साइन हो गया था तो ईरान के पास एक बेहतरीन मौका था, और वो बेहतरीन मौका क्या था कि आप देखिए 47 वर्षों से जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हट रहे थे, आपको $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, आपके फ्रोजन एसेट्स को डीफ्रीज किया जा रहा था। ऐसा मौका उनको भुनाना चाहिए था। लेकिन वही जो बात ईरान और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि जो माइंड सेट है, जो जिहादी मानसिकता वाला कंट्रोल है ईरान के ऊपर IRGC का, उसकी वजह से इतना बेहतरीन मौका उनके हाथ से निकला और उन्होंने ईरान को पुनः एक ऐसे परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया जिससे कि लगातार उन पे हमले हो रहे हैं। आज दक्षिणी ईरान को दहला के रख दिया है, उनकी एक पनडुब्बी भी खत्म कर दी है, उनके बहुत सारे फास्ट अटैक क्राफ्ट खत्म कर दिए हैं। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार IRGC और उनकी हाई हेडेडनेस है। ठीक है माथुर सर, क्योंकि जो अब पूरा हम देख रहे हैं जो विध्वंस चल रहा है, हम तेजावत सर के पास आएंगे। तेजावत सर, विध्वंस एक बार फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका हमेशा से अलग तरीके से बयानबाजियां करता रहा है। हमने देखा कि बात इधर से चलती है, बैकडोर से बात करते हैं और फ्रंट पर आकर कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन अब सीधे तौर पर इजराइल ने भी हमले की तैयारी कर ली है, ईरान पर हमले की तैयारी हो गई है। मतलब अब अमेरिका और इजराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। इजराइल क्या टिक पाएगा? और इससे बाकी के जो रिश्ते हैं ईरान के दूसरे देशों के साथ में, चाहे अमेरिका के रिश्ते हो, इजराइल के साथ हो, और इसमें चाइना और हम इसमें रशिया को भी अगर ऐड कर लेते हैं आगे चलकर, क्योंकि अब इसमें हुतीज भी सामने आ गए हैं, क्या लगता है ये जो रिश्ते वैश्विक स्तर पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा इस पूरे युद्ध का? सुचित्रा जी, जो आपने कहा है वो मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ, और जो आपने इशारा किया है कि दरअसल पूरे ये बड़े स्तर पर इसमें बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए जो बिचौलिए का जो उन्होंने चयन किया था वो भी काफी वाइजली था। क्योंकि अगर और कोई अगर मीडिएशन करता, मान लो जैसे कि भारत करता, तो भारत तो अमेरिका की बात नहीं मानता, वो तो कहता कि ये सही है या ये गलत है। या अगर रूस या चीन या और भी कोई ताकतवर देश, चाहे जिसमें तुर्की ही क्यों ना हो, तो वो पूरी तरीके से अमेरिका परस्त नहीं होता। केवल एक ही देश हो सकता था जो पूरी तरीके से US डिपेंडेंट था, और वो था पाकिस्तान। तो पहले ही दिन से जो मोहरे सज रहे थे वो यूनाइटेड स्टेट की मर्जी से सज रहे थे, और बहुत ही प्लान तरीके से इजराइल को इस पूरे ही प्लान से बाहर रखा गया, ताकि जब चाहे वापस लड़ाई शुरू की जा सके। और अमेरिका कहे कि इजराइल तो पार्टी था ही नहीं, और पाकिस्तान इजराइल को इसलिए पार्टी बना नहीं सकता था क्योंकि उसमें पाकिस्तान ने एज ए स्टेट इजराइल को अभी तक मान्यता ही नहीं दी। बिल्कुल। तो पूरा, हाँ बिल्कुल, तो पूरा प्लान तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। और उसमें दरअसल ये है कि यूनाइटेड स्टेट का आज रियलिटी ये है कि
कोई भी मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो कितना भी ताकतवर देश हो। इसीलिए जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें रूस शामिल है, भारत या चीन, कोई भी अमेरिका का विरोध करने की स्थिति में नहीं है और ना ही यूरोपियन यूनियन। तो ऐसी स्थिति में यूनाइटेड स्टेट जो दुनिया के सारे नियम कानून को एक तरफ ताक पर रखकर जितना भी पूरी दुनिया को विध्वंस की ओर ले जा सकता है, वो यूनाइटेड स्टेट कर रहा है। क्योंकि ये कोई बहुत मजाक सी बात नहीं है कि आप फिलिस्तीन में 70,000 लोगों को मारने के बाद में आप इधर ईरान की तरफ आते हैं, वहां पे आप 5-6 हजार लोगों को मार देते हैं। जब यूनाइटेड स्टेट में केवल कुछ हजार लोगों को मारने के बाद में उन्होंने जो अफगानिस्तान का हाल किया, पूरी दुनिया को जो एक तरीके से अमेरिका परस्त और अमेरिका विरोधी जो उन्होंने बना लिया था, वैसा तो अभी कोई नहीं कर रहा है। तो अन्याय तो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, और ये अन्याय इसलिए हो रहा है कि जो अमेरिकी सरकार और वहां के लोगों को चलाने वाले लोग हैं, वो केवल और केवल कुछ स्वार्थी लोग हैं जो केवल अपना हित देखते हैं, केवल उनको वहां ईरान के संसाधन नजर आ रहे हैं। और उसी के प्रोटेस्ट में जाहिर है कि जब संघर्ष होता है तो अन्याय के विरोध में कुछ ताकतें उठ खड़ी होती है। भारत ने, हमने जिन लोगों का नाम दिया, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, भारत ने कभी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना है। टेररिज्म फैलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि टेरर फैला के वो कुछ लोगों को किलिंग्स करते हैं, वो करते हैं। पर अगर स्टेट ऑर्गेनाइज अगर टेरर नहीं है, अगर हुती, हमास और हिजबुल्लाह अगर मारते हैं तो वो टेरर हैं, और अगर यूएस फोर्सेज अगर या इजराइल की फोर्सेज अगर लोगों को, मासूम लोगों को मारती और वो टेरर नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद टेरर को हमें दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा। भारत जैसे देशों का क्या मामला है। लेकिन तेजावत सर, ये भी तो देखना होगा ना कि अब अमेरिका बहुत एकदम खुलकर सामने आ गया है, इधर ईरान भी खुलकर सामने आ गया है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो पूरी दुनिया में एक जो ऊर्जा संकट 40 दिनों के उस भीषण युद्ध के दौरान देखा, अब ये तो बहुत लंबा चलेगा। ऐसे में जो आम लोग हैं उनकी जेब पर भी असर पड़ेगा। तो ये कैसे पूरा कैसे सुलझेगा? और अगर ये युद्ध और भीषण रूप लेता है तो जाहिर बात है न सिर्फ ऊर्जा संकट बल्कि कई प्रकार से जो है इसमें मुसीबतें आएंगी। देखिए सुचित्रा जी, ये एकदम तय है, भारत के पास केवल सीमित विकल्प हैं। बिल्कुल। पहला विकल्प यह है कि अमेरिका से विरोध किए बगैर वह कुछ अपने अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढे, जो कि कर रहा है इस समय भारत। जैसे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बाईपास करके कहीं और से ऊर्जा स्रोतों की खोज करें, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, और महंगे ऊर्जा स्रोतों के साथ भारत अपने डेवलपमेंट को एश्योर करें। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो ज्यादा रिस्की पर लॉन्ग टर्म का प्लान है, वो ये कि कुछ ऐसी ताकतों को इकट्ठा करें, जैसे कि भारत शुरू से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लीडर रहा है। अभी G20 मीटिंग में भी उसने ग्लोबल साउथ की बात की है। पर ये सारे जो जितने भी देश हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो इतने मौका परस्त, और भारत का अनुभव उनके साथ इतना खराब रहा है कि जब भी भारत पे मुसीबत आई है, ये सारे के सारे देश भारत का साथ छोड़कर या तो अमेरिका के गोद में चले गए थे या रूस के। तो भारत कोई नया, जो भारत की जो नई कह सकते हैं सर शॉर्ट में कि भारत को भी अब कदम फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि जो आप बता रहे हैं इतिहास की, सब अमेरिका के यहाँ चले जाते हैं या कहीं से भी थोड़ी लालच मिलती है, फायदा मिलता है तो वो वहीं लुढ़क जाते हैं। ऐसे में भारत के लिए भी थोड़ी सी यहाँ पर जो चिंताजनक स्थिति है। माथुर सर, आपके पास आएंगे कि विदेशों में और खासतौर पर अगर हम देखें तो दो देश जब आपस में दोस्ती करते हैं तो एक उनकी पॉलिसी आती है कि अगर आप पे हमला होता है तो वो हम पर भी हमला मानेंगे। सऊदी अरब पर हमले शुरू हुए हैं, पाकिस्तान भी यही कहता है कि अगर उन पर हमले हुए तो हमारे पे भी हमला होगा। इसका मतलब अब क्या पाकिस्तान भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल होने वाला है? सुचित्रा, देखिए, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो समझौता या जो भी पैक्ट आप कहें, वो पैक्ट एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था। वो जब पाकिस्तान की क्लॉबरिंग हुई, ये एकमात्र शब्द मेरे दिमाग में आता है, तो ऑपरेशन सिंदूर में क्लॉबरिंग हुई थी, तो उनको अपनी सेना, एक तो चाइनीज इक्विपमेंट पे से उनका विश्वास थोड़ा सा उठना शुरू हुआ, और उनको अपनी सेना को दोबारा आगे बढ़ाने की, टेक्निकली एडवांस करने की आवश्यकता थी। उसके लिए पैसा चाहिए था, पैसा उनके पास है नहीं, तो उन्होंने वर्चुअली जाकर के इस सऊदी अरब से जो रिश्ता इस पैक्ट किया, उसका मकसद सिर्फ ये था, और अमेरिका ने पूरा साथ दिया। मकसद ये था कि आप सऊदी अरब से पैक्ट करें, सऊदी अरब को बोलें कि आपको अगर हमें आपके साथ आपको बचाना है तो हमें नए हथियारों की आवश्यकता है, वो पैसा सऊदी अरब से लो, अमेरिका से हथियार खरीदो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। तो ये पैक्ट था। आज आप देखना
किस प्रकार से हूथियों का डायरेक्ट असॉल्ट शुरू हो गया है सऊदी अरब के ऊपर। और अगर पाकिस्तान इसमें अपना घुसता है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी फोर्स ऑलरेडी सऊदी अरब के अंदर है, उनकी एक पूरी स्क्वाड्रन एयरफोर्स की वहां पर है। माथुर सर ये पाकिस्तानी थोड़े क्या बेवकूफी हैं क्या पूरे? अगर अमेरिका को ये पापा पापा कहते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी चलती हैं, जब बुलाते हैं व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं, 4-4 घंटे लंच के लिए, डिनर के लिए वेट करते हैं, और जब अमेरिका ने इतना अच्छे तरीके से फंसाया कि सऊदी अरब के साथ बैठो, डील करो, और बाद में पैसे से हमारे लिए, हमारे देश से हथियार खरीदो, तो यहाँ पे तो पाकिस्तान का एक रुख बनता था ना कि डायरेक्ट आप वहां से हथियार खरीद लीजिए, फिर सऊदी अरब से डील करना, वहां से ऐसे करना। ये तो सर ये थोड़ा सा समझाइए मुझे। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और पाकिस्तान का जो अभी हाइब्रिड डिस्पेंसेशन है गवर्नेंस का, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर देख रहा है। दो उसकी मैं वजह बताता हूं। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर है। आपको एक देश का लोन चुकाने के लिए दूसरे देश से पैसा ला करके पहले देश को देना पड़ रहा है। सऊदी अरब से पैसा लो, यूएई का पैसा वापस करो, ये उनकी हालत है। वहां पर महंगाई और कीमतों की हालत आप देख चुके हैं। 47% पाकिस्तान बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदा रह रहा है आज की तारीख में, चेक किया जा सकता है, मैं हवा में नहीं मार रहा हूं ये बातें। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो पाकिस्तान को जहां से मौका नजर आ रहा है कि उनको पैसा मिल सकता है, डॉलर मिल सकते हैं, जिसको कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी जेबें भी भर सकें और थोड़ा बहुत पाकिस्तान का काम कर सकें और अपने जो आतंकवादी संगठन है उनको भी कुछ पैसा दे सकें, इस वजह से वो हर वो काम करने के लिए तैयार हैं। ये जो उन्होंने मीडिएशन किया और इतना घटिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार करवा करके दिया, जो कि बिल्कुल जिसकी लाइफ लॉन्गेविटी बिल्कुल शून्य थी, वो करवा करके उन्होंने दिया। ये उसका तमाम उद्देश्य एक था कि उनको अमेरिका से पैसा मिल सकता है, उनको सऊदी अरब से पैसा मिल सकता है उनको। और दूसरी चीज, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज ये कि ईरान से जिस प्रकार के उनके रिश्ते थे, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ईरान भी कहीं उनके ऊपर हमला ना करे। आप याद करिए 2 साल पहले ईरान और पाकिस्तान में मिसाइल एक्सचेंज हुई है, तो वो भी चीज बताना चाह रहे थे ईरान को भी कि भाई हम आपके भी साथ हैं और आपकी भी लड़ाई हम बंद करवाना चाहते हैं। वो भी एक गेम पाकिस्तान के जो सिस्टम था वो खेल रहा था। अब वो चारों खाने चित्त हो गया है। तो उसकी चारों खाने चित्त होने की ये है सुचित्रा कि इन्होंने दोनों को सब्ज बाग दिखाए, गलत इंटरप्रिटेशन बताया और गलत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कह करके और कॉलर ऊपर करके घूम रहे थे ये दोनों, मुनीर और शहबाज, वो पूरी तरह से जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को ट्रीट करता है टॉयलेट पेपर, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वही टॉयलेट पेपर बन चुका है, खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है। जी सर, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, बस एक चीज और है कि अब इजराइल का जो पाकिस्तान को खतरा है वो भी है, क्योंकि इजराइल ने ये पहले कहा था कि अगर 2 देश अगर कोई दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जिनसे इजराइल को खतरा हो सकता है वो है ईरान और पाकिस्तान। अब ईरान को पहले सॉर्ट आउट करेंगे, पाकिस्तान को अब इजराइल से भी खतरा है। ठीक है, इजावत सर आपके पास आएंगे। अभी अभी ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें बुशहर, चाबहार, अबू मूसा, बंदर अब्बास सब शामिल है, रणनीतिक क्षेत्र हैं। खासतौर पर अगर हम चाबहार की बात करें तो वहां पर भारत के भी हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट हैं। ऐसे में ये जो सैन्य कार्रवाई हो रही है, चाबहार पर भी ये निशाना जो साधा जा रहा है, इसका क्या असर क्योंकि पड़ेगा? भारत ने भी जो इन्वेस्टमेंट की है इसको लेकर क्या भारत को कोई रुख अपनाना चाहिए? भारत को आगे बढ़कर जो है बातचीत करनी चाहिए कि कम से कम हमारे साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे हमारे जगहों को निशाना बनाना बंद करें, हमें इससे नुकसान हो रहा है। सुचित्रा जी, मुझे जहां तक लगता है भारत इस इन्वेस्टमेंट को भूल चुका है, क्योंकि न तो हमारे बजट में कोई एलोकेशन है और बात यह कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो बांधे कौन? भारत बांधे, रूस बांधे, चीन बांधे, यूरोपियन यूनियन बांधे, कोई तैयार नहीं है उस बिल्ली से टकराने के लिए। तो सब लोग अपना नुकसान खाकर भी चुप हैं। अगर ईरान टोल पे अगर बात करता है तो भारत का बहुत ही प्रखर विरोध होता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। अमेरिका ने जो ये बयान दिया है कि वह टोल वसूलेगा, भारत की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। तो उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि अभी अमेरिका से इंडियन इंटरेस्ट काफी जुड़े हुए हैं और इसका कारण दरअसल हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी है। क्योंकि आपने बिल्कुल ही सटीक, हालांकि व्यंग में वो टिप्पणी की थी, पर बिल्कुल सटीक टिप्पणी ये है कि पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी पॉलिसी रही है वो पागलपन और मूर्खता से भरी रही है, जिसका इस पूरे रीजन को, इस पूरे खित्ते को बहुत नुकसान हुआ है और अमेरिका को उसने पापा बना रखा है। यह बिल्कुल सच है और इसी वजह से हमें हमारी पॉलिसीज को बहुत ही दुरुस्त करने में बहुत मेहनत लगती है
और हमें बहुत ही बैलेंस तरीके से काम करना पड़ता है। तो यही कारण है भारत चाबहार के मामले में लगभग ऐसा लग रहा है कि वह भूल चुका है, क्योंकि एक तो कारण यह भी है कि चीन वहां पूरी तरह से फैल चुका है। चाबहार पोर्ट पे अगर भारत की प्रेजेंस भी माने तो मेरे अंदाज से 25% तक अब बची होगी, जो पहले पूरी तरीके से भारत के अधीन था। और ईरान ने कहा भी था कि आप अपना इन्वेस्टमेंट तेज करिए, पर भारत को अंदाज हो गया था कि यहाँ पे परिस्थितियां खराब हो सकती है, तो भारत ने बहुत ही धीरे धीरे वहां इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, जिससे तंग आकर ये पूरा का पूरा जो पोर्ट है वो चीन के हाथों में चला गया था। तो ये पूरी कहानी है जो हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सर एक का पाइपलाइन भी तो तैयार हो रहा है एलपीजी को लेकर। अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहेगा और इसमें 4 से 5 साल इस पाइपलाइन को भारत तक, गुजरात तक जो है आने में लगते, अब ऐसी स्थिति में तो ये और भी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अमेरिकन बहुत स्मार्ट है, क्योंकि वहाँ खासकर जो पॉलिसी डिविजन हैं वहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग होते हैं और काफी वेल जो रेड लोग होते हैं। तो भारत को उन्होंने 2 दशक पहले ही समझा दिया था, खासकर मनमोहन सिंह जी साहब के टाइम में, जब भारत पाइपलाइन पे काम कर रहा था तो कह दिया था कि देखिए हम आपको परमाणु ऊर्जा में बहुत बड़ी ताकत और जो आपका जो यूरेनियम है जिससे आप बिजली वगैरह पैदा कर सकते हैं, वो अब उसकी सप्लाई को एकदम बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, आप ईरान से अपने आप को कट कर लीजिए। तो अमेरिकन या यूएस प्रेशर में हमने उस समय पाइपलाइन नहीं बनाई थी। अगर हम नई नीति के तहत ऐसा करते हैं तो भारत का एकदम साफ रहेगा कि उस पाइपलाइन में भारत तब तक पैसा नहीं लगाएगा जब तक कि पाइपलाइन सीधे भारत के मुहाने पर ना आ जाए। अगर मान लो पाकिस्तान हालांकि उसको रास्ता देने से हमेशा से इनकार करता रहा है, पर वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बनता है तो उसका खर्च पाकिस्तान उठाए, ईरान अपनी बाउंड्री तक उसका खर्च ईरान खुद उठाए, और भारत में जब आएगा तब भारत खर्च उठाएगा, क्योंकि भारत इस तरीके की पाइपलाइन के रिस्क को जानता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता अगर ये पाइपलाइन जो है गुजरात तक पहुंच जाता है तो। साथ ही माथुर सर, मेरे पास समय थोड़ा कम है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगले 48 से 72 घंटे में ये जो ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, पीछे से इजराइल भी अपने पूरे बम्बार्टमेंट को लेकर तैयार हो गया है, और ये बस है कि जब ना तब इजराइल भी हमले शुरू कर दे। आपको क्या लगता है अगले 48 से 72 घंटे में क्या हो सकता है यहाँ पर? तो चित्रा देखिए, मुझे नहीं लगता कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर हमले शुरू करेगा, ये मेरा आकलन है। ठीक है। जहां तक सवाल अमेरिका और ईरान के युद्ध का है, ये अमेरिका बिल्कुल क्लियर है कि वो यहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि बातचीत भले ही होती रहे, सीज फायर नहीं होगा। तो ये युद्ध कुछ टुकड़ों में चलता रहेगा, 2-3 दिन युद्ध होगा, फिर वो शांति के 2-4 दिन बातचीत की बात करेंगे, फिर युद्ध होगा। तो इस प्रकार से ये चीजें हालात आगे बढ़ते रहेंगे। इजराइल अपने मकसद पर लगातार बढ़ता रहेगा। उसका मकसद है हमास को, हिजबुल्लाह को और हूथी को खत्म करना, वो करेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माथुर सर आपका भी, तेजावत सर आपका भी। तो देखिए, युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि सीजफायर खत्म है, और अब जो है बम्बार्टमेंट दोनों देश एक दूसरे पर शुरू कर चुके हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।